हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतिहास विषय के क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसे अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को लेकर आया हूं, जो कि आगामी मैट्रिक की परीक्षा 2026 जो कि फरवरी 2026 में होनी है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से अधिकांश सवाल पहले मैट्रिक की परीक्षा में या तो पूछे गए हैं या इसकी पूरी संभावना है कि यह 2026 में जो मैट्रिक की परीक्षा होने जा रही है उसमें पूछी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? तो जर्मनी का जो चांसलर था वह बिस्मार्क था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे संबंधित बिस्मार्क से संबंधित और भी प्रश्न देखते हैं। तो इससे संबंधित जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क जो है वह क्या था? तो वह कूटनीतिज्ञ था। वह क्या था? कूटनीतिज्ञ था। दूसरा प्रश्न यह है, इसी से महत्वपूर्ण प्रश्न एक यह बनता है कि इसने किस नीति की सहायता से जर्मनी का एकीकरण किया था? तो उस नीति को हम क्या कहते हैं? रक्त और लौह की नीति। और लौह की नीति, किस नीति की सहायता से उसने युद्ध के माध्यम से जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया था? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडोन का युद्ध जो है वह 1870-71 में हुआ था। यह किस किस के बीच हुआ था? तो यह युद्ध जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच, या ये कह सकते हैं कि फ्रांस और प्रूसिया के बीच हुआ था, क्योंकि एकीकरण से पूर्व जर्मनी का जो मुख्य राज्य था वह प्रूसिया था और प्रूसिया के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण भी हुआ था। तो यह युद्ध जो है वह किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रूसिया के बीच। तो इस युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इस युद्ध में फ्रांस जो है वह बुरी तरीके से हार गया था। और इसी से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि यह सूडान का युद्ध जो है, इस युद्ध के बाद एक संधि हुई थी 1871 में, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी बच्चों? 1871 में। और इस 1871 में जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, इसी संधि के माध्यम से जर्मनी और इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। जर्मनी और इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। तो ये भी याद रखना है। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस संधि की सहायता से जर्मनी का या इटली का एकीकरण हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? फ्रैंकफर्ट की संधि। या ये पूछे कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वह 1871 में हुई थी। या इससे एक और प्रश्न यह बन सकता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो किसके बीच हुई थी? फ्रांस और फ्रांसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को याद रखना है। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडोन का युद्ध जो है वह 1870-71 में किस किस के बीच हुई थी? फ्रांस और प्रूसिया के बीच या जर्मनी के बीच हुई थी, जिसमें फ्रांस जो है बुरी तरीके से हार जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह याद रखना है कि इस हारने के पश्चात एक संधि होती है 1871 में। उस संधि का नाम क्या है? फ्रैंकफर्ट की संधि। और इस संधि के माध्यम से जर्मनी और इटली का एकीकरण पूरा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है यह किसानों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। और यह आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में 1830 के 1830-40 के दशक में यह आंदोलन हुआ था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो यूनान जो अपनी स्वतंत्रता के लिए, यूनान किससे युद्ध कर रहा था? यूनान युद्ध कर रहा था अपनी स्वतंत्रता के लिए तुर्की से। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और तुर्की की सहायता सिर्फ एक देश के द्वारा की जा रही थी, वह देश है मिस्र। उसके अलावा जितने भी यूरोपीय देश और रूस है, ये सभी किसकी सहायता करते थे? यूनान की सहायता कर रहे थे। तो 1832 में एक संधि होती है, कुस्तुनतुनिया की संधि। कुस्तुनतुनिया, कुस्तुन सॉरी, एक मिनट। कुस्तुनतुनिया की संधि कब होती है? 1832 में। और इस संधि के माध्यम से यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बोनरी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी संगठन जो है, पहले यह जान लेते हैं कि कार्बोनरी संगठन क्या था। तो यह संगठन इटली इटली में जो खदानों में काम करने वाले कारीगर थे या मजदूर थे, उनके द्वारा बनाया गया एक गुप्त संगठन था। किस प्रकार का संगठन था? गुप्त संगठन था। जो और इस संगठन का काम क्या था? राष्ट्रवाद का प्रचार करना। राष्ट्रवाद का प्रचार करना इटली के अंदर। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1810 में की गई थी। कार्बोनरी संगठन की स्थापना, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यह पूछा जाए कि कार्बोनरी संगठन का संबंध किस देश से है, इसका संबंध कहाँ से होगा? इटली से। यह किस प्रकार की संस्था थी? एक राष्ट्रवादी संस्था थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि जो है वह 1829 में हुई थी। यह इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है। रूस और तुर्की के बीच यह संधि हुई थी, एड्रियानोपुल की संधि। और यह संधि किस लिए हुई थी? तो यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसी से संबंधित यह संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के बाद हुई थी? वियना कांग्रेस को हम एक और नाम से जानते हैं, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन। और वियना सम्मेलन जो है वह 1815 में नेपोलियन जब वाटरलू की लड़ाई में हार जाता है, तो यह नेपोलियन के पराजित होने के बाद पुनः यूरोप में, फ्रांस में और यूरोप में पुरानी जो व्यवस्था थी उसको स्थापित करने के लिए यह सम्मेलन जो है बुलाया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुर्बो वंश। फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के बाद की गई थी? तो बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के बाद की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा की थी? तो सबसे पहले यह देखते हैं कि क्रीमिया का युद्ध जो है वह किस किस के बीच हुआ था। तो यह तुर्की या ऑटोमन साम्राज्य और रूस के बीच यह युद्ध हुआ था। और तुर्की की सहायता फ्रांस, इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों ने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि फ्रांस की सहायता करने के लिए जो काबुल था उसने घोषणा किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में एकमात्र देश मिस्र था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेना विश्वविद्यालय जो है यह कहाँ स्थित है? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट वीडियो है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। और यह संधि जो है वह किस किस के बीच में हुई थी? फ्रांस और प्रूसिया के बीच में हुई थी। और इस संधि की सहायता से ही जर्मनी और इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। नेक्स्ट है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि रूस और तुर्की के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था रूस। अगला प्रश्न है, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो कि उत्तरी इटली का राज्य था, उसका शासक विक्टर इमैनुअल था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और विक्टर इमैनुअल ने ही काउंट काबुल को सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री भी बनाया था। अगला प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश कवि शहीद हो गया था। तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो ब्रिटिश कवि लॉर्ड बायरन था वह युद्ध करते हुए शहीद हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मैग्यार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की बुरी तरीके से हार गया था, उसको यूनान को आजाद करना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो मारियान जो कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रतिनिधित्व करता था, वह फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना
यूनान को कहा जाता है, क्योंकि यूरोप में सभ्यता का उदय होने से पूर्व यूनान में भी एक महत्वपूर्ण और लाजवाब सभ्यता थी, जिसने यूरोपीय सभ्यता को आगे बढ़ने में काफी सहयोग किया था, योगदान दिया था। अगला है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन, यह ऑप्शन नंबर बी 1707 में पारित हुआ था, और इस एक्ट ऑफ यूनियन के माध्यम से स्कॉटलैंड को यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो वहाँ किस राजवंश का शासन था? बोर्बो राजवंश का शासन था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उस समय। लुई 16वां वहाँ का शासक था। अगला प्रश्न, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो नेपोलियन संहिता जो है वह 1804 में लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं हुआ था? वियना कांग्रेस जैसे कि पहले भी बताया 1815 में हुआ था, और इसमें शामिल होने वाले जो राज्य थे उसको पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें ऑस्ट्रिया शामिल हुआ था, और ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में ही यह हुआ था, और ऑस्ट्रिया की राजधानी ही वियना है। दूसरा, इंग्लैंड, प्लासा और रूस, ये 4 देश जो हैं वियना कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो पवित्र संघ की जो योजना है वह रूस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, यंग इटली के संस्थापक कौन है? यंग इटली जिसकी स्थापना 1831 में मेजनी के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का शासक जो विलियम प्रथम था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना 1834 में मेजनी के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नव गुएल्फ आंदोलन जो कि छात्रों से संबंधित आंदोलन था, इसका संबंध किस देश से है? इटली से। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मेटरनिक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यह 1815 से 48 तक वियना कांग्रेस से लेकर के जो 1848 की क्रांति होती है, फ्रांसीसी क्रांति, अब तक यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और इसने पूरे यूरोप में पुरातन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। इसको घोर प्रतिक्रियावादी भी कहा जाता था मेटरनिक को, और मेटरनिक को यूरोप का पुलिसमैन भी कहा जाता है। मेटरनिक का एक फेमस कोटेशन है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह किसने कहा था? यह भी मेटरनिक के द्वारा ही कहा गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में आर्लेयंस वंश के फिलिप प्रथम को वहां का राजा बनाया गया था। और यह किस प्रकार का राजतंत्र स्थापित हुआ था वहां? संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती से संबंधित 3 देशों से संबंधित यह गठन किया गया था संस्था, जिसमें पहला हम भारत ही लिख देते हैं, दूसरा इटली, और तीसरा रूस। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आएगा तो हम ऑप्शन देख करके इसका उत्तर देंगे। भारत के संदर्भ में अगर यह प्रश्न हो तो उत्तर में ऑप्शन में खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम जरूर होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान गफ्फार खान। इटली के संदर्भ में हो तो ये गैरिबॉल्डी, गैरिबॉल्डी ने इसकी स्थापना की थी इटली की। और रूस में ट्रोटस्की, ट्रोटस्की ट्रोटस्की के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है उसका उदय फ्रांस की क्रांति से माना जाता है, जो कि 1789 में हुई थी। और इस राष्ट्रवादी
जो कि फ्रांस से शुरू हुआ था, यह धीरे धीरे संपूर्ण यूरोप में फैल जाता है। इसको फैलाने में एक व्यक्ति जिसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध इटली से है और इटली का संबंध कार्बोनरी से था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सार्डिनिया सॉरी सेडान का जो युद्ध है उसके बाद इसका जर्मनी और इटली दोनों का एकीकरण हुआ था, जैसा कि पहले भी मैं इसी वीडियो में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो जर्मनी और इटली का जो एकीकरण हो रहा था उस समय फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में ये ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, काउंट कावूर को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट कावूर को विक्टर इमानुएल ने प्रधानमंत्री बनाया। नेक्स्ट प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हमेशा यह परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जालवेरीन कैसी संस्था थी? तो जालवेरीन जो है यह एक व्यापारियों की संस्था थी। दूसरा पॉइंट इसी से पूछा जाता है कि जालवेरीन का संबंध किस देश से है? तो इसका उत्तर होगा जर्मनी या प्रोसा। अगर जर्मनी हो तो जर्मनी, प्रोसा हो तो प्रोसा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1834 में। तो ये 3 पॉइंट इससे जालवेरिन से संबंधित याद रखना। यह जालवेरिन कैसी संस्था है? व्यापारियों की संस्था है। जालवेरिन की स्थापना किस देश में हुई थी? प्रोसा में हुई थी। और इसका कब स्थापना हुआ था? 1834 में। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान किस प्रांत के शासक थे? तो टीपू सुल्तान का संबंध जो है वह भारत के मैसूर राज्य से था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोसुत का संबंध किस देश से था? कोसुत एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता थे। इसका संबंध हंगरी से था। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का वास्तुकार कौन था? तो जर्मन राइन राज्य जिसमें टोटल 39 राज्य थे, इसकी स्थापना जो है वह नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पोट्सडैम की घोषणा पत्र के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो 1945 में एटॉमिक बम गिरने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बोहेमिया किस देश के अधीन था? तो बोहेमिया पर किसका नियंत्रण था? वह ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो है इसका नियंत्रण था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट है, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हीगेल का संबंध जो है यह एक आदर्शवादी था। आदर्शवादी दार्शनिक था और इसका संबंध किससे था? जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। थैंक यू।